हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम एक और आईपीओ का रिव्यू करेंगे। तो जुलाई मंथ में काफ़ी सारे आईपीओज लाइनअप हैं। 2 आईपीओ ऑलरेडी जा चुके हैं, ये तीसरा आईपीओ है। तो इस वीडियो में हम कंपनी की डिटेल्स, इसके फाइनेंशियल सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आईपीओ तो काफ़ी सारे आ रहे हैं, लेकिन किसी भी आईपीओ में हमें बहुत बड़ी लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिली है। लेकिन एक डिसेंट और छोटी मोटी लिस्टिंग गेन के लिए भी, एक क्विक इनकम के लिए भी आप आईपीओज में अप्लाई करते रहें। लेकिन कैसे आईपीओ में अप्लाई करना है, उसके लिए कंपनी को और उसके बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए हम कंपनी को यहाँ पे पूरी तरीके से समझेंगे, इसकी बिज़नेस मॉडल को समझेंगे, एंकर इन्वेस्टर से किस तरीके की यहाँ पे डिमांड देखने को मिल रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में कैसी डिमांड है, कितनी लिस्टिंग गेन हो सकती है और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर आप खुद भी अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं, कंपनी को कैसे रीड करते हैं, उसके फंडामेंटल्स को कैसे हम रीड करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कैसे लगाते हैं, अगर ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो 2015 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का नाम है स्मार्ट वर्क कोवर्किंग सर्विस लिमिटेड। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि ये कंपनी वर्क स्पेस प्रोवाइड कराने का काम करती है। अब ना सिर्फ वर्क स्पेस प्रोवाइड कराती है, बल्कि कस्टमाइज लेवल पे एक कंपनी को जिस तरीके की भी रिक्वायरमेंट होती है उनको कस्टमाइज़ करके वो सारी सर्विसेज, सारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो कस्टमाइज वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है ये कंपनी। और बेसिकली ये लार्ज स्केल एंड मिड स्केल की कंपनीज़ को ये सर्व करती है। तो ज़्यादातर आप लार्ज स्केल की कंपनी हुआ या फिर एमएनसीज हुए या फिर जो स्टार्टअप्स होते हैं उन सभी को कस्टमाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, वर्क स्पेस प्रोवाइड कराती है। और जिस कंपनी की जैसे रिक्वायरमेंट है, लाइक जैसे काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज़ को कुछ एमिनिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कैंटीन या कैफेटेरिया चाहिए होता है, या फिर जिम होता है, या मेडिकल रूम्स होते हैं, तो ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। वाईफाई टेक्नोलॉजी, एस्थेटिक डिज़ाइन हुआ, फर्नीचर हुआ, तो जिसको जिस तरीके की भी रिक्वायरमेंट होती है तो उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये कस्टमाइज़ करके पूरा वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अगर आप इनके कुछ क्लाइंट्स के नाम सुनेंगे तो काफ़ी इंप्रेस हो जाएंगे। जैसे गूगल आईटी सर्विस इंडिया लिमिटेड है, देन एल&टी है, फिलिप्स ग्लोबल है, देन ब्रिजस्टोन है। इस तरीके की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इनके क्लाइंट्स हैं। फ़िलहाल कंपनी जो है 738 क्लाइंट्स को ऑलरेडी अपने सर्विसेज सर्व कर चुकी है। अब करेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के लार्जेस्ट 5 लीज सेंटर में से 4 लीज सेंटर जो है वो इसी कंपनीज़ के पास है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरीके के क्लाइंट्स को इन्होंने अभी तक सर्व किया है, जो इनसे कनेक्टेड हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े नाम मैंने आपको बताए। तो कंपनी बिजनेस मॉडल के हिसाब से है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब इस आईपीओ लाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें से कुछ पैसा कंपनी अपने डेट को पे करने के लिए यूज़ करने वाली है। कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा है, जिसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें से 114 करोड़ रुपीज़ कंपनी अपने डेट पेमेंट के लिए यूज़ करेगी। कुछ पैसा जो है कंपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए यूज़ करेगी। मीन्स कंपनी और ज़्यादा जो सेंटर्स खोलने वाली है, अदर कंपनीज़ को सर्व करने के लिए जो सेंटर्स ओपन करेगी, उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए जो अमाउंट लगेगा उसके लिए यूज़ करने वाली है। और बाकी कुछ ही अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करने वाली है। तो ये कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके असेट को देखेंगे। असेट में हमें लास्ट 1 ईयर में जो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन उससे पीछे की बात करेंगे तो 23 से 24 के बीच में इसका असेट जो है वो ड्रॉप हुआ था। रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीजिंग है, और लास्ट 1 ईयर में इनका रेवेन्यू 27% से जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और लास्ट 3 ईयर से ये एक कंसिस्टेंट जो है सिर्फ लॉस बना के ही दिखा रही है। इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर में इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 26% का ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है। मीन्स ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो एबिटा मार्जिन में ग्रोथ है, ये एक अच्छा साइन है। कंपनी का नेट वर्थ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है।
रिज़र्व और सरप्लस कंपनी के पास जो है वो लास्ट 1 ईयर में काफ़ी कम हो गए हैं और बोरोइंग्स भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा लेके रखी हुई है। तो फंडामेंटली जो है कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी हमको वीक नज़र आ रहे हैं। रिटर्न रेशोज़ में हम ROC देखेंगे तो कंपनी का ROC तो अच्छा है, लेकिन डेब्ट इक्विटी रेशो जो है वो 1 से बहुत ज़्यादा है। तो मीन्स कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेट लेके रखा हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इनका माइनस में है, एबिटा मार्जिन 62.39% का है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि कंपनी जो है वो फंडामेंटली काफ़ी वीक है। फाइनेंशियल्स जो है कंपनी के काफ़ी कंसर्निंग है, यहाँ पे हमें काफ़ी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अब हम इस IPO की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो ये IPO ओपन होगा 10 जुलाई को, 14 जुलाई को ये क्लोज़ हो जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो 15 जुलाई को इसका अलॉटमेंट स्टेटस आउट हो जाएगा। अगर आपको ये IPO मिल जाता है तो 16 जुलाई को आपके जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो सेम डे जो है 16 जुलाई को रिफ़ंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 17 जुलाई को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर का रखा गया है, तो ये अच्छा है। और प्राइस बैंड की बात करें तो यहाँ पे 407 जो अपर प्राइस लिमिट होता है, 407 पर शेयर जो है इसका प्राइस रखा गया है। एक लॉट में 36 शेयर्स रहेंगे। तो अगर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए, और स्मॉल HNI में कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 68 लॉट्स तक के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस IPO का टोटल साइज़ है 582.56 करोड़ का, जिसमें से 445 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 137.76 करोड़ का ऑफ़र फॉर सेल है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो इनका ऑफ़र फॉर सेल जो है इसमें तो पुराने प्रोमोटर्स अपने स्टेक डाइल्यूट करके जा रहे हैं, और फ्रेश इशू से जो यहाँ पे अमाउंट रेज होगा तो उसमें से कुछ पैसा कंपनी डेट पेमेंट के लिए यूज़ करेगी, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के लिए, और कुछ अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करेगी। अब इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे ₹37 पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अब रिटेल्स एंड एम्प्लॉयज़ इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स जो है वो रिज़र्व रखे गए हैं। एंकर इन्वेस्टर से किस तरीके की डिमांड देखने को मिली है, तो एंकर इन्वेस्टर से ये कंपनी जो है 173.6 करोड़ रुपये जो है वो रेस कर चुकी है। अब यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी डिमांड कैसी चल रही है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में फ़िलहाल जो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 31 का चल रहा है, जिसके बेसिस पे 7 to 8% तक की लिस्टिंग बेनिफिट होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, जहाँ पे पहले ये सिर्फ 5% की लिस्टिंग गेन दिखा रहा था, अब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है फ़िलहाल 31 का हुआ है, जो पहले 22 के आसपास था, और जिसके बेसिस पे लिस्टिंग बेनिफिट होने की भी जो चांसेस हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव पॉइंट है। वैसे तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे IPOs आ रहे हैं, लेकिन किसी में भी हमें बम्पर लिस्टिंग गेन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे भी एक छोटा मोटा लिस्टिंग गेन दिख रहा है, लेकिन ये इसमें अच्छी बात यह है कि इनका जो GMP है वो पहले के कंपैरिजन लास्ट 1-2 डेज़ में जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अब क्या इस IPO में अप्लाई करना सही रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल तो काफ़ी अच्छा है, क्लाइंट बेस अच्छे हैं, लेकिन फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी वीक है, लॉस मेकिंग कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा डेट लेके रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ तो बात है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें कुछ कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप यहाँ पे हड़बड़ी में इस IPO में अप्लाई ना करें, थोड़ा कॉन्शियस रहें। थर्ड डे के मिड डे तक वेट करिए, थर्ड डे के 12-1 बजे तक। अगर यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, QIB वगैरह हैं, उसकी डिमांड देखने को मिलती है और 5 टाइम्स जो है इसमें डिमांड देखने को मिलती है, तो आप इस IPO में एक छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस IPO का आप अवॉइड कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, और ऐसे इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।
असेट में हमें लास्ट 1 ईयर में जो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन उससे पीछे की बात करेंगे तो 23 से 24 के बीच में इसका असेट जो है वो ड्रॉप हुआ था। रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीजिंग है और लास्ट 1 ईयर में इनका रेवेन्यू 27% से जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और लास्ट 3 ईयर से ये एक कंसिस्टेंट जो है सिर्फ लॉस बना के ही दिखा रही है। इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर में इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 26% का ड्रॉप देखने को मिला है, तो ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है। मीन्स ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो एबिटा मार्जिन में ग्रोथ है, ये एक अच्छा साइन है। कंपनी का नेट वर्थ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। रिज़र्व और सरप्लस कंपनी के पास जो है वो लास्ट 1 ईयर में काफ़ी कम हो गए हैं और बोरोइंग्स भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा लेके रखी हुई है, तो फंडामेंटली जो है कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी हमको वीक नज़र आ रहे हैं। अब हम अदर इनके रिटर्न रेशोज़ की अगर बात करें तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ हम यहाँ से देखेंगे तो इनका ROCE तो अच्छा है, 42.30% का है, लेकिन डेब्ट इक्विटी रेशो बहुत ज़्यादा है। कंपनी ने काफ़ी सारा डेट लेके रखा हुआ है। रिटर्न और नेटवर्थ भी इनका माइनस में है। एबिटा मार्जिन 62.39% का है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 38.58 का है। तो इन सिंगल लाइन हम जनरल बोल सकते हैं कि कंपनी जो है वो फंडामेंटली काफ़ी वीक है। रिटर्न रेशोज़ हम देखेंगे तो इसका ROCE अच्छा है, 15% से ज़्यादा है। डेब्ट इक्विटी रेशो जो है रिटर्न रेशोज़ में हम ROCE देखेंगे तो कंपनी का ROCE तो अच्छा है, लेकिन डेब्ट इक्विटी रेशो जो है वो 1 से बहुत ज़्यादा है, तो मींस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेट लेके रखा हुआ है। रिटर्न और नेटवर्थ भी इनका माइनस में है। एबिटा मार्जिन 62.39% का है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि कंपनी जो है वो फंडामेंटली काफ़ी वीक है। फाइनेंशियल्स जो है कंपनी के काफ़ी कंसर्निंग है, यहाँ पे हमें काफ़ी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अब हम इस IPO की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो ये IPO ओपन होने वाला है 1 जुलाई को। अब हम इस IPO की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो ये IPO ओपन होगा 10 जुलाई को, 14 जुलाई को ये क्लोज़ हो जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो 15 जुलाई को इसका अलॉटमेंट स्टेटस आउट हो जाएगा। अगर आपको ये IPO मिल जाता है तो 16 जुलाई को आपके जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो सेम डे जो है 16 जुलाई को रिफ़ंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 17 जुलाई को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर का रखा गया है, तो ये अच्छा है। और प्राइस बैंड की बात करें तो यहाँ पे 407 जो अपर प्राइस लिमिट होता है, 407 पर शेयर जो है इसका प्राइस रखा गया है। एक लॉट में 36 शेयर्स रहेंगे, तो अगर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए, और स्मॉल HNI में कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 68 लॉट्स तक के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस IPO के टोटल साइज़ की अगर बात करेंगे तो इस IPO का टोटल साइज़ है 538। इस IPO का टोटल साइज़ है 582.5। इस IPO का टोटल साइज़ है 582.56 करोड़ का, जिसमें से 445 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 137.76 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो इनका ऑफर फॉर सेल जो है इसमें तो पुराने प्रोमोटर्स अपने स्टेक डाइल्यूट करके जा रहे हैं, और फ्रेश इशू से जो यहाँ पे अमाउंट रेज होगा तो उसमें से कुछ पैसा कंपनी डेट पेमेंट के लिए यूज़ करेगी, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के लिए और कुछ अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करेगी। अब इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे ₹37 पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे ₹37 पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया जाएगा।